एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रायल्स ट्यूब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रायल्स ट्यूब किसे कहते हैं। रायल्स ट्यूब आल्सो नोन एज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी कि एनजी ट्यूब इसको हम बोलते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो प्लास्टिक और रबर की बनी होती है और ये इंसर्ट करी जाती है थ्रू द नोज and passes down the nasopharynx and esophagus and reach the stomach. It is commonly used for दो मेन इसके पर्पज है। एक तो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज की जाती है और एक थेरेपेटिक पर्पज के लिए यूज की जाती है इन बोथ इमरजेंसी एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। रायल्स ट्यूब is typically made from medical grade non-toxic non-irritant material that are biocompatible and flexible enough for safe insertion and prolonged use. अब हम देखते हैं कि इसकी इन्वेंशन किसने करी थी। तो ये रायल्स ट्यूब का इन्वेंशन करा था फिजिशियन डॉक्टर जॉन अल्फ्रेड रायल ने। ये गाइज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल के थे और इसी के जो साइंटिस्ट है फिजिशियन है इन्हीं के नेम पे इस जो ट्यूब है इसका नाम रायल्स ट्यूब रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल ऑफ द रायल्स ट्यूब की। जो रायल्स ट्यूब है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करे जाते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में जो रायल्स ट्यूब बनी थी वो किस मटेरियल की यूज होती थी, अभी के टाइम में किस मटेरियल की यूज होती है। तो कॉमनली यूज मटेरियल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे फर्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोलते हैं, ये क्या है मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल है। ये सेमी रिजिड एट रूम टेम्परेचर लेकिन ये सॉफ्ट हो जाती है एट बॉडी टेम्परेचर। ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होगी तो उसका क्या फायदा होगा कि जो विजुअलाइजेशन होगा गैस्ट्रिक कंटेंट्स का, कि जो भी हम फीड देंगे या मेडिसिन देंगे ट्रांसपेरेंट ट्यूब से वो हमें दिखाई देगा। इनएक्सपेंसिव होती है और डिस्पोजेबल होती है। नेक्स्ट है सिलिकॉन की ट्यूब। सिलिकॉन क्या होती है सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन पीवीसी। पीवीसी से ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बायोकम्पेटिबल होती है एंड लेस इरिटेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म यूज। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म यूज के लिए रायल्स ट्यूब यूज करनी है तो किस मटेरियल की लेंगे हम, सिलिकॉन की बनी हुई लेंगे। लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। लॉन्ग टर्म यूज के लिए इसको यूज करते हैं सिलिकॉन की ट्यूब को। नेक्स्ट है पॉलीयूरेथेन ट्यूब। ये स्ट्रॉन्ग होती है, थिनर वाल्स होती हैं पीवीसी और सिलिकॉन के कंपैरिजन में। अलाउज फॉर स्मॉलर एक्सटर्नल डायमीटर विद द सेम इंटरनल डायमीटर, बेटर फॉर लॉन्ग टर्म फीडिंग, मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। तो ये जो हमने अलग अलग मटेरियल पढ़ा रायल्स ट्यूब का, तो जो चॉइस ऑफ मटेरियल है वो किस पे डिपेंड करेगी कि किस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या है और हॉस्पिटल की प्रोटोकॉल क्या है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो ट्यूब अवेलेबल होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ट्यूब के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है टिप या एंड ऑफ द ट्यूब। तो टिप कैसी होती है, डिस्टल टिप राउंडेड होती है, क्लोज टर्मिनल पार्ट फॉर गैस्ट्रिक एंट्री। तो यहाँ पे हमें ये टिप दिखाई दे रही है। तो टिप कैसी है इसकी, डिस्टल टिप है, राउंडेड है, क्लोज टर्मिनल पार्ट फॉर गैस्ट्रिक एंट्री। तो इसको जब हम इंसर्ट करेंगे उसके लिए इसका जो टिप होती है वो कैसी होती है, राउंडेड होती है। नेक्स्ट है साइड होल्स, इनको लेटरल आइलेट्स भी बोलते हैं। मल्टीपल फेनेस्ट्रेशन नियर द डिस्टल टिप फॉर एस्पिरेशन और फीडिंग। तो यहाँ पे हमें जैसे ये आइलेट दिखाई दे रही है तो यहाँ पे क्या होती है, मल्टीपल आइलेट्स होती है। मल्टीपल आइलेट्स क्यों होंगी, अगर एक जो आइलेट्स है वो ब्लॉक होगी तो दूसरी आइलेट्स से जो है एस्पिरेट या फीड दिया जा सकता है। मल्टीपल फेनेस्ट्रेशंस नियर द डिस्टल टिप फॉर एस्पिरेशन या फीडिंग। फिर है नेक्स्ट ट्यूब बॉडी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट क्या है, इस ट्यूब की ये बॉडी है। ट्यूब बॉडी फ्लेक्सिबल शाफ्ट या ल्यूमन बोलते हैं। ये लॉन्ग होगी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा कि आपको इमेज में अभी दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होगा, कनेक्टिंग बोथ एंड। नेक्स्ट है लेंथ मार्किंग। लेंथ की मार्किंग अलग अलग जगह पे दी होती है। ग्रेजुएटेड डेप्थ मार्कर्स होते हैं। सेंटीमीटर मार्किंग्स टू गाइड द इंसर्शन डेप्थ। तो सेंटीमीटर लिखे होते हैं इस पे और उससे हमें ये पता लगता है कि कितने सेंटीमीटर तक जो ट्यूब है वो इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है रेडियो ओपेक लाइन। अब रेडियो ओपेक लाइन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी रेडियो ओपेक लाइन।
ये रेडियोपेक लाइन क्या होती है? ये मार्कर होता है, एक स्ट्रिप टाइप होती है, बेरियम इम्प्रेग्नेटेड लाइन विजिबल ऑन एक्सरे फॉर प्लेसमेंट कंफर्मेशन। अब राइस ट्यूब जब हमने इंसर्ट कर दी तो उसको कंफर्म करना होता है कि जो राइस ट्यूब है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो उसके काफी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो सिंपल मेथड अगर फॉलो नहीं होता, यानी कि उससे हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि राइस ट्यूब कहाँ पहुंची है, तो हम पेशेंट का क्या करा सकते हैं? एक्सरे करा सकते हैं। और एक्सरे में कौन सी लाइन दिखाई देगी? ये जो रेडियो ओपेक लाइन है ये एक्सरे में विजिबल होगी, और इससे हम ये पता लगाएंगे कि जो राइस ट्यूब है वो किस पार्ट में या कहाँ तक इंसर्टेड हो चुकी है। नेक्स्ट है इसका प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल हब या कनेक्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड यूज्ड टू अटैच सिरिंज, फीडिंग बैग्स और सक्शन डिवाइसेस। ये इसका क्या होता है? प्रोक्सिमल एंड होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें अगर सिरिंज अटैच करनी है, फीड देना है या मेडिसिन देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज अटैच करनी होगी, इसके लिए इसको प्रोक्सिमल एंड या कनेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल कंपोजिशन। मटेरियल हमने अभी इससे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, बायोकम्पैटिबल पॉलीमर टिपिकली पीवीसी, सिलिकॉन और पॉलीयूरेथीन की बनी होती है। साइज स्पेसिफिकेशन, फ्रेंच गॉज में इसका साइज दिया होता है, और साइज क्या बताएगा? डायमीटर ऑफ द ट्यूब बताएगा। तो यूजुअली 12 to 18 फ्रेंच एडल्ट्स में यूज करा जाता है। और यहाँ पे आपको ये कलर कोडिंग दिखाई दे रही होगी, तो इन कलर के अकॉर्डिंग भी हम ट्यूब को याद कर सकते हैं कि जैसे 6 फ्रेंच की ट्यूब कैसी होगी? इस कलर की होगी। 8 फ्रेंच की ट्यूब इस कलर की होगी। 10 की ब्लैक होगी। 12 की व्हाइट होगी। तो इस तरीके से कलर के अकॉर्डिंग भी ट्यूब को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइस ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा कि फाइन होती है, फ्लेक्सिबल, रेड रबर या पॉलीथीन की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट क्यों होती है? क्योंकि इसमें से जो भी फीड या मटेरियल दिया जाएगा वो विजिबल हो, उसको हम देख सकें। एक्सटर्नल सरकमफेरेंस 8 mm एंड लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर। द ब्लाइंड बल्बस टिप डिजिटल एंड जो होता है उसमें लेड शॉट भी होता है। लेड शॉट का क्या काम होता है? उसमें वेट होगा, उसकी वजह से वो फैसिलिटेट करेगा पैसेज ऑफ द ट्यूब इनटू ईसोफेगस। ये हैवी होता है, उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट जो टिप को इजीली स्वेलो कर सकता है और जो ट्यूब का इंसर्शन है वो इजी हो सकता है। लोअर एंड ऑफ द टिप इज परफोरेटेड बाय नंबर ऑफ साइड होल्स। जो हमने आइलेट्स पढ़े थे, तो नंबर ऑफ साइड होल्स डिफरेंट लेवल पे, एक लेवल पे नहीं होते हैं, वो अलग अलग लेवल पे साइड होल्स होते हैं। तो एक होल अगर ब्लॉक हो गया तो उससे ऊपर वाले या उससे नीचे वाले होल से एस्पिरेट हम कर सकते हैं या हम फीड कर सकते हैं टू अलाउ इजी सक्शन ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल कंटेंट्स। अब है मार्किंग इन द बॉडी ऑफ ट्यूब। तो 4 मार्किंग होती हैं। अब ये मार्किंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये मार्किंग है, एक ये मार्किंग है, ये मार्किंग दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट मार्किंग कहाँ पे होती है? सिंगल सर्कुलर मार्क होता है। अब सिंगल वाला मार्क कौन सा है? ये वाला मार्क जो है वो सिंगल सर्कुलर है। तो ये क्या होगा? सिंगल सर्कुलर मार्क प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप एंड इंडिकेट द डिस्टेंस फ्रॉम अपर सेंट्रल इंसिजर टिप टू कार्डियक ओरिफिस ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट होता है सेकंड मार्क। सेकंड मार्क में क्या होगा? 2 सर्कुलर मार्क होंगे। अब ये हमें 2 सर्कुलर मार्क दिखाई दे रहे हैं। ये डिस्टेंस बताएंगे बिटवीन अपर सेंट्रल इंसिजर टिप एंड बॉडी ऑफ द स्टमक। और ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था और ये कितना है? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मार्क। अब थर्ड मार्क हमें 3 मार्क दिखाई देंगे। ये है 3 मार्क जो हमें दिखाई दे रहे। इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन अपर सेंट्रल इंसिजर टिप एंड पाइलोरस पार्ट एंड इट इज एट अबाउट 57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 4 मार्क। तो 4th मार्क या 4 मार्क यहाँ पे है 4 मार्क। ये मार्क इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन अपर सेंट्रल इंसिजर एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, अपर पार्ट। और ये कितने पे है? 65 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब है कि जो ट्यूब है वो कहाँ पे पहुंच चुकी है? ड्यूडेनम में पहुंच चुकी है। व्हेन द 4th मार्क इज सीन एट द टिप। तो टिप पे हम ये मार्क देखते हैं पेशेंट के, जो अपर सेंट्रल इंसिजर है वहां पे हम ये मार्क देखते हैं। अगर एक मार्क हमें दिखाई दे रहा है तो मतलब 40 सेंटीमीटर ट्यूब अंदर गई है। 2 दिखाई दे रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर, 3 है तो 57 और 4 है तो 65। तो 40, 50, 57 और 65 4 मार्क है। द बेस या ओपन एंड इज यूजुअली प्लग्ड बाय कोनिकल प्लास्टिक कैप। यहाँ पे कोनिकल प्लास्टिक कैप से इसको प्लग कर देते हैं एंड इज यूज्ड टू फिट विद नोजल ऑफ सिरिंज टू पुश और टू ड्रा मटेरियल्स फ्रॉम द स्टमक। तो यहाँ पे क्या होगा? अब इसको यहाँ पे वैसे ब्लॉक करके रख देंगे
और जब हमें जरूरत होगी तो यहाँ पे हम सिरिंज अटैच कर सकते हैं, जिससे कि हम जो फीडिंग मटेरियल है वो ट्यूब में डाल सकते हैं, या फिर जो एस्पिरेट है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं सिरिंज के थ्रू। नेक्स्ट, राइस ट्यूब इज यूजुअली स्टरलाइज। स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं? बाय कीपिंग इन द बॉइलिंग वाटर फॉर 30 मिनट्स और बाय गामा रे इरेडिएशन। द टिप इज मेड ब्लंट टू अवॉइड ट्रॉमा ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन। टिप जो है डिस्टल एंड जो है वो राउंडेड होता है, ब्लंट होता है, जिससे कि जो इंट्रोडक्शन या इंसर्शन के टाइम जो है अंदर जो है ट्रॉमा ना हो। If the perforation near the lower end are placed at the same level, the tube may be easily torn during manipulation and it blocked with opening at the same level। जो हमने पढ़ा था कि जैसे ये ट्यूब है तो इस ट्यूब में एक आइलेट यहाँ होगी, एक आइलेट यहाँ होगी, एक आइलेट यहाँ होगी, तो अलग अलग लेवल पे आइलेट होंगी। तो अगर ये आइलेट्स जो है वो सेम लेवल पे होंगी तो ट्यूब क्या है, इजीली टोर्न आउट हो सकती है। अगर यहीं पे ये यहाँ पे भी आइलेट है, यहाँ पे भी आइलेट है, तो ये इजीली टोर्न आउट हो सकती है जब मैनिपुलेट करेंगे। और अगर ब्लॉक होगी तो भी उसमें से फिर ना हम कोई फीड दे पाएंगे ना एस्पिरेट कर पाएंगे। इट वुड हैम्पर सक्शन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल कंटेंट। यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये अगर एक लेवल पे होंगे तो ये स्टिक भी कर जाएगी म्यूकोजल सरफेस ऑफ द स्टमक पे, और इट वुड हैम्पर सक्शन ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल कंटेंट्स। तो यहाँ पे हमने 3 बात पढ़ी। सबसे फर्स्ट है कि स्टरलाइजेशन कैसे करना है। स्टरलाइजेशन कैसे करना है? बॉइलिंग वाटर में 30 मिनट रख सकते हैं या फिर गामा रेडिएशन से कर सकते हैं। टिप कैसी होती है? ब्लंट होती है, और ब्लंट होने का कारण क्या है कि ट्रोमा ना हो। और जो परफोरेशंस हैं वो डिफरेंट एंगल पे होती हैं, सेम लेवल पे नहीं होती हैं। सेम लेवल पे क्यों नहीं होती हैं? एक तो ट्यूब जो है वो इजीली टर्न आउट हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, और वो स्टिक कर सकती है म्यूकोजल सरफेस ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट है साइज ऑफ द राइस ट्यूब। साइज हम पहले पढ़ चुके हैं, कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज मेंशन किए थे। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है, लाइक 4 to 18 फ्रेंच, और फ्रेंच गोज में इसकी यूनिट है। ट्यूब विथ स्मॉलर डायमीटर, और ये जो साइज क्या बताता है? डायमीटर तो बताता है ट्यूब का। तो जो स्मॉलर डायमीटर का होगा, छोटे साइज की होगी, वो किस में यूज होगी? चिल्ड्रन में यूज होगी। एडल्ट साइज मोस्टली 16 to 18 फ्रेंच यूज किया जाता है। हाउ द राइस ट्यूब इज इंट्रोड्यूस्ड। अभी हम प्रोसीजर देख रहे हैं राइस ट्यूब इंसर्शन का। सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर जब हम करते हैं तो पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो कॉन्शियस होने की कंडीशन में पेशेंट को सारा जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो प्रोसीजर है वो अब क्या किया जाएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो क्या प्रोसीजर रहेगा वो पेशेंट को अगर पता होगा तो पेशेंट का मैक्सिमम कोऑपरेशन हमें मिल सकता है। नेक्स्ट क्या करेंगे? आस्क द पेशेंट टू लाई फ्लैट इन द बेड विद नेक एक्सटेंडेड। नेक एक्सटेंडेड रहेगी। डेंचर्स अगर हैं, आर्टिफिशियल डेंटेशन है तो पेशेंट को डेंचर्स रिमूव करने के लिए कहेंगे। अगर जो नोज है, अब हमें नोज सेलेक्ट करना है, जो मोस्ट उस टाइम पे जो मोर पेटेंट नोस्ट्रिल होगा उसको सेलेक्ट करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है, देन लुब्रिकेट करना है लिग्नोकेन जेली से 2% से। जो ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे उसको लुब्रिकेट करना है। अगर जो ट्यूब है हमने जो इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले उसकी पेटेंसी भी हमने चेक कर लेनी है कि जो ट्यूब है वो आई है, जब हमने ओपन किया है तो उसकी आइलेट्स प्रॉपर ओपन है कि नहीं है, जो ट्यूब है वो पेटेंट है कि नहीं है। देन उसको लुब्रिकेट कर लिया विद जो ट्यूब डिस्टल टिप है उसको हम लुब्रिकेट करेंगे विद लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन एंड इंट्रोड्यूस करेंगे टिप को जेंटली थ्रू वन नोस्ट्रिल। मैनुअली मोल्ड द लोअर एंड ऑफ ट्यूब ए बिट कर्व्ड फॉर इजी पैसेज थ्रू नासोफेरेंक्स। तो हल्का सा उसको हम जो टिप है लोअर एंड है उसको हल्का सा कर्व करेंगे और फिर उसको हम जेंटली इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू वन नोस्ट्रिल। जैसे ही जो ट्यूब है वो ओरोफेरेंक्स में जाएगी तो पेशेंट को रिफ्लेक्स कफिंग स्टार्ट होगी once or twice and may even try to throw the tube by pulling it with his or her hands। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर बता दिया कंप्लीट, जिससे हमें उसका मैक्सिमम कोऑपरेशन मिल सके। देन पेशेंट को लेटाया है फ्लैट और उसकी नेक कैसी रहेगी? एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगी। अगर आर्टिफिशियल डेंटिशन है तो उनको रिमूव कर देंगे। देन जो नोज सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा? मोर पेटेंट नोज होगा, और उसी नोस्ट्रिल से हम लुब्रिकेटेड जो ट्यूब है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे स्लाइटली उसके एंड को कर्व करके, और फिर जैसे ही ट्यूब पहुंचेगी ओरोफेरेंक्स में, ओरोफेरेंक्स में जाने के बाद क्या होगा? कफिंग रिफ्लेक्स आएगा पेशेंट को 1 या 2 बार, और उस पोजीशन पे या उस पॉइंट पे पेशेंट ट्राई करेगा कि उसको निकाल फेंके। तो हमें ये ध्यान रखना है।
जब ओरोफेरिंक्स में आएगी, कफ आएगा, तो पेशेंट को रीअश्योर करना है और उसको कहना है कि ट्यूब को स्वेलो करो। स्वेलोइंग फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, 1 या 2 चम्मच जो है हम पानी पेशेंट को दे सकते हैं। पानी अगर उसके मुंह में डालेंगे तो उसको स्वेलो करेगा, तो साथ में ट्यूब को भी स्वेलो कर लेगा। With the patient, the tube will gradually pass into the stomach by gently push. Be sure that the tube is in stomach and not within trachea. अगर ट्रेकिया में ट्यूब चलेगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी पेशेंट को हो सकती है। Take care in case of comatose patient where the protective cuff reflex is lost. अब कोमा में अगर पेशेंट है तो उसके जब ओरोफेरिंक्स में ट्यूब जाएगी तो जो प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स है वो नहीं आएगा, एंड ट्यूब में बी इंट्रोड्यूस्ड विद इन ट्रेकिया विदाउट एनी अलार्मिंग साइन। अगर कोमा में पेशेंट है तो ट्रेकिया में इंट्रोड्यूस होगी ट्यूब, तो हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि पेशेंट कोमा में है। अगर कॉन्शियस पेशेंट होगा तो उसको विगरस कफ होगी। लास्टली, द बेस या एंड ऑफ द ट्यूब इज केप्ट अडेड विद द फोरहेड बाय ल्यूकोप्लास्ट एंड ओपन एंड इज यूजुअली प्लग्ड एक्सेप्ट इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में कोई सिरिंज या कुछ चीज से हम उसको क्लोज नहीं करते हैं, प्लग नहीं करते हैं। where the open end is kept open to allow continuous drainage. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस ड्रेनेज चाहिए, तो उसके लिए उस एंड को जो हमने कनेक्टर जो एंड पढ़ा था, यहाँ पे हमने सिरिंज अटैच करी थी, तो ये एंड को हम यहाँ पे ओपन रखेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है वहां से ड्रेनेज जो है हमें चाहिए है। इन रेस्टलेस पेशेंट, हैंड ऑफ द पेशेंट शुड बी टाइट, क्योंकि पेशेंट जो है हमने ट्यूब को इंसर्ट करना शुरू किया और बीच में पेशेंट को ओरोफेरिंक्स में जाने के बाद इरिटेशन हुई या कफ रिफ्लेक्स आया तो पेशेंट उसको अगर निकाल फेंकेगा। तो रेस्टलेस अगर पेशेंट है तो उसके हाथ बांध देने हैं। डू नॉट फोर्स द पैसेज ऑफ राइल्स ट्यूब इफ परसिस्टेंट रेजिस्टेंट इज फेल्ट। अगर हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है तो हम उसको पुश करेंगे, अदरवाइज अगर परसिस्टेंट रेजिस्टेंट फील हो रहा है तो राइल ट्यूब को फोर्स नहीं करना है। इन रिपीटेड फेलियर्स ट्राई ए स्मॉलर गोज ट्यूब। अगर बार बार ट्राई कर रहे हैं और इंसर्शन नहीं हो रहा है तो हम एक स्मॉलर गोज की ट्यूब के साथ ट्राई कर सकते हैं। कन्वेंशनली द ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट फॉर मोर देन 48 आवर्स। आफ्टर 48 आवर्स ट्यूब शुड बी स्मीयर्ड डेली विद सम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बाय विथड्रॉइंग इट ओनली फॉर 2 इंचेस। अगर मोस्टली ट्यूब को कितने टाइम रखना चाहिए, 48 आवर रखना चाहिए। अगर हमें लंबे टाइम तक ट्यूब को रखना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 इंचेस ट्यूब को बाहर निकालेंगे और उसको स्मीयर करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो पार्ट नोज में लाई करता है, एंड देन उसको हम क्या कर देंगे, री इंट्रोड्यूस कर देंगे। हाउ टू बी श्योर दैट द टिप हैज रीच्ड स्टमक। अब हमने ये प्रोसीजर किया कि नोस्ट्रिल से हमने ट्यूब को इंसर्ट किया और हमने स्टमक तक पहुंचाया। अब हम ये कैसे मेक श्योर करें कि जो ट्यूब है वो स्टमक में ही गई है, ट्रेकिया के थ्रू नहीं गई है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अप्लाई ए 50 ml syringe at the open end of राइल ट्यूब, inject air into the tube by pushing the piston with a single rapid thrust and simultaneously auscultate over the epigastrium. यहाँ पे 2 पर्सन नीडेड होंगे। एक जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, एपिगेस्ट्रियम पे स्टैथ लगा के रखेगा, और जो दूसरा पर्सन होगा वो कनेक्टर से सिरिंज अटैच करके 50 ml की जो सिरिंज है वो अटैच करके वो क्या करेगा, सिंगल पुश में सिंगल रैपिड थ्रस्ट से एयर को इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो एयर को इंट्रोड्यूस करेगा, एपिगेस्ट्रियम पे जो स्टैथ लगा रखा है उसमें क्या होगी, गर्गलिंग साउंड सुनाई देगी, और वो गर्गलिंग साउंड कंफर्म करेगी जो पिस्टन है वो किसमें है, स्टमक में है। एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। अब ये एक स्टेप तो ये हो गया कि जैसे ही ट्यूब इंसर्ट करी तो एपिगेस्ट्रियम में हम स्टैथ लगा के ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। जैसे ही हम सिरिंज से एयर जो है वो पुश करेंगे तो उस टाइम पे वहां पे क्या सुनाई देगी, गर्गलिंग साउंड सुनाई देगी। और हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टमक होगा तो वहां पे गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे, हम एस्पिरेट करके देख सकते हैं। अगर जो कंटेंट है वो इजीली आ रहे हैं तो इसका मतलब ट्यूब किसमें है, स्टमक में है। एसिडिक नेचर ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, अब उसकी हम लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं, पीएच देख सकते हैं। अगर जो पीएच है वो कैसी आई है, एसिडिक आई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट ही है ये एसिडिक पीएच वाला है। एट लास्ट, अगर इन स्टेप से हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो फाइनल स्टेप क्या है, फ्लोरोस्कोपी और स्ट्रेट एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन वो करेंगे। उसमें हमें रेडियो ओपेक जो मटेरियल इम्प्रिग्नेटेड था ट्यूब के अंदर, जो एक लाइन थी वो लाइन हमें दिखाई देगी और वो बताएगी हमें कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कहाँ है ट्यूब।
अगर जो ट्यूब है वो फाल्सली रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई, ट्रैकिया में चली गई, तो क्या होगा, अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो क्या होगा, चोकिंग सेंसेशन होगी पेशेंट को, वोयलेंट कफ होगी और वो लंबे टाइम तक रहेगी। एयर कम्स फ्रॉम ओपन एंड विद ब्रीदिंग, जैसे ही पेशेंट ब्रीथ करेगा हर ब्रीथ के साथ एयर बाहर आएगी, और जो एस्पिरेट हम करके देखेंगे वो नील होगा, क्योंकि ट्रैकिया में एस्पिरेट नहीं होगा। अगर स्टमक में ट्यूब गई है तो ही एस्पिरेट जो है वो आएगा। इस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, इमीडिएटली ट्यूब को बाहर निकाल लेना है और उसके कुछ देर बाद उसको रीइंट्रोड्यूस करना है। देन हम थोड़ा टाइम पेशेंट को रेस्ट कराएंगे, उसके बाद रीइंट्रोड्यूस कराएंगे अगर ट्रैकिया में ट्यूब गई है तो ट्रैकिया में गई है तो कैसे कंफर्म होगा, चोकिंग सेंसेशन होगी पेशेंट को, वोयलेंट कफ होगी, लंबे टाइम तक रहेगी, और हर जो पेशेंट ब्रीथ करेगा उसके साथ क्या होगा, एयर बाहर आएगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द रायल ट्यूब। सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है, डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। सिंगल ल्यूमन ट्यूब लेवाइन ट्यूब बोलते हैं, डबल ल्यूमन ट्यूब को हम सेलेम सम्प ट्यूब बोलते हैं। सिंगल ल्यूमन कैसी होगी, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ट्यूब विद वन चैनल, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फीडिंग, गैस्ट्रिक सक्शन और लेवेज के लिए यूज होगी, जैसे यहाँ पे है सिंगल ही ल्यूमन है ट्यूब में। ये सिंपल होती है और इंटरमिटेंट सक्शन करना है उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल ल्यूमन होता है तो ये कोलैप्स कर सकती है नेगेटिव प्रेशर पे। इमरजेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन के केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल ल्यूमन ट्यूब। डबल ल्यूमन ट्यूब में क्या है, यहाँ पे इस ट्यूब में दो ल्यूमन होंगे, एक तो सक्शन करने के लिए होगा और अनदर होगा एयर वेंट, जिससे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उस पर डैमेज ना हो। ये कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक कंप्रेशन करना है, अगर लंबे टाइम तक गैस्ट्रिक कंप्रेशन करना है तो उस कंडीशन में डबल ल्यूमन ट्यूब को यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल ल्यूमन ट्यूब क्या होगी उस कंडीशन में कोलैप्स कर जाएगी। ऑफन यूज्ड इन केसेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और जीआई ब्लीडिंग। ये हमने लेवाइन और सेलिम सम्प ट्यूब है, यहाँ पे क्या है, सिंगल जो है ल्यूमन है और यहाँ पे ये एयर वेंट है जो इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा, और एक ये ल्यूमन है जो सक्शन या गैस्ट्रिक कंटेंट्स निकालने के लिए या फीडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस ट्यूब। सेलिम सम्प ट्यूब हमने पढ़ लिया, लेवाइन ट्यूब पढ़ लिया। नेक्स्ट होती है डब होफ ट्यूब, जिसका स्मॉल बोर होता है, वेटेड टिप होती है, पोस्ट पाइलोरिक फीडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। डब होफ ट्यूब को, ये इसकी वेटेड टिप होती है। नेक्स्ट है सेंगस्ट्रेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ये क्या करेगी, इसोफेगल वेरिसेस ब्लीडिंग के लिए यूज की जाती है और गैस्ट्रिक और इसोफेगल बैलून्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस हमने पढ़े थे, मेनली दो तरह से हम यूज कर सकते हैं रायल ट्यूब को, डायग्नोस्टिक पर्पज से और थेरेपेटिक पर्पज से। डायग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोसिस करना है हमने किसी चीज का, हिमेटेमेसिस है या मेलिना है तो हम अपर जीआई की हिमरेज को कंफर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल टेस्ट मील गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। टू आइसोलेट AFB फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस इन ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी टीबी, अगर कोई चाइल्ड है वो पल्मोनरी टीबी से सफर कर रहा है तो एसिड फास्ट बैसिलस को उसमें से आइसोलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर मैलिग्नेंट सेल्स इन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। For forensic purpose, detection of cause of death in suspected case of poisoning by subsequent chemical analysis of gastric aspiration। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई सस्पेक्टेड केस ऑफ डेथ है कि ये सस्पेक्टेड है कि पॉइजनिंग से इसकी डेथ हुई है तो उस कंडीशन में हम पॉइजन को एस्पिरेट करके उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये एग्जांपल है पॉइजनिंग के, बार्बिटूरेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कॉपर सल्फेट अल्कोहल एटसेट्रा। नेक्स्ट यूज है टू एस्पिरेट ड्यूडेनल सिक्रेशंस फॉर एनालिसिस ऑफ पैनक्रियाटिक फंक्शन, डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड कैरियर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है टू डायग्नोस गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक एस्पिरेट विल एक्सीड 200 ml आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग। अगर ओवरनाइट फास्टिंग के बाद भी गैस्ट्रिक एस्पिरेट 200 ml से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब जो गैस्ट्रिक आउटलेट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है। हमने फर्स्ट यूज पढ़ा डायग्नोस्टिक पर्पज से, अब हम पढ़ते हैं थेरेपेटिक पर्पज से। थेरेपेटिक पर्पज से नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन किन कंडीशंस में, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पोस्ट ऑपरेटिव यूज कर सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट हेमरेज और परफोरेशन की कंडीशन में,
नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लेवेज और वॉश के लिए भी हम यूज करते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज किन कंडीशन में करेंगे? अगर कोई ड्रग है उसका ओवरडोज ले लिया है उस कंडीशन में इमीडिएटली गैस्ट्रिक लेवेज कर सकते हैं। नॉन कोरोसिव पॉइजनिंग है उस कंडीशन में, पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में, सीवियर हिकअप, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आइस कोल्ड वाटर और सोडा बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से गैस्ट्रिक लेवेज करेंगे। और किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं? अगर कोई कोमा पेशेंट है उसको मेडिसिन हमने देनी है, या क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उसको मेडिसिन हम राइल्स ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमारे पास टोर्निकेट अवेलेबल नहीं है तो हम इसको एज ए टोर्निकेट भी यूज कर सकते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पे पढ़ी दो मेन इंडिकेशन इसकी। दो मेन इंडिकेशन क्या है? मेनली एक तो एस्पिरेट करना है या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या फीड देना है पेशेंट को। फीडिंग किन कंडीशंस में देंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा है, किन किन कंडीशन में? अगर बल्बर पाल्सी की कंडीशन है, फेसियो मैक्सिलरी को इंजरी हुई है, तो इन कंडीशन में पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा तो हम वहां पे राइल्स ट्यूब से फीडिंग कराएंगे पेशेंट की। अगर जो पेशेंट है रिलक्टेंट टू टेक फूड ओरली या सीवियर एनोरेक्सिया है, पेशेंट जो है ओरली खाना लेना ही नहीं चाह रहा, खा ही नहीं रहा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में, तो इन कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? फीडिंग देंगे राइल्स ट्यूब से। बर्न वाले पेशेंट में न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिजीज ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और मसल्स की कोई डिजीज होगी, न्यूरोजेनिक डिस्फेजिया की कंडीशन होगी, तो वहां पे हम राइल्स ट्यूब से फीड कराएंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की। लंबे टाइम तक रखेंगे राइनाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, इंसर्शन के दौरान कोई ट्रोमा हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है ईसोफेगस में, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नेजल इंजरी होगी कोई इंट्रोडक्शन के दौरान तो उससे एपिस्टेक्सिस हो सकता है। अगर ट्यूब ट्रैकिया में चली गई तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है एंड इवन डेथ, क्योंकि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा। ट्यूब की ब्लॉकेज हो सकती है। अगर जो ट्यूब है वो इन सीटू रखी है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, देन उसको बाहर निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, जैसे कि बल्बर पाल्सी के पेशेंट्स में। उस कंडीशन में क्यों मुश्किल हो जाता है कि जो राइल ट्यूब है वो कोइल्ड हो जाएगी इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द स्टमक, तो उसको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है परफोरेशन ऑफ फेरेंक्स या ईसोफेगस हो सकता है। चांस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन, क्योंकि हम प्रोलॉन्ग कंडीशन में इंट्यूबेट करके पेशेंट को रख रहे हैं तो वहां पे क्या है? इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि राइल्स ट्यूब होती क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस मटेरियल की बनी होती है, अलग अलग साइज की, अलग अलग जो है उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज है, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम उसको याद कर सकते हैं। फिर मेनली हमने उसके दो टाइप के यूज देखे, थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक यूजेस, एंड देन हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, एंड फाइनली हमने इसका प्रोसीजर भी देखा कि जो राइल्स ट्यूब है उसको कैसे इंसर्ट करना है, कंप्लीट प्रोसीजर। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।